नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे वर्ण कितने होते हैं, या ऐसे भी पूछ लेता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक क्या होता है व्यंजन वर्ण। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्ण कितने होते हैं, 2 प्रकार के, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। यहाँ पे दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि जो स्वर वर्ण होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 21। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 33, डी ऑप्शन है 37। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। स्वर वर्ण पूछे तो आपको 11 जवाब देना है और व्यंजन वर्ण आपसे पूछे तो 33 बताना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया कि प का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे जो हम लोग प बोलते हैं वो कहाँ से निकलता है, यही आपको इसमें बताना है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है नासिका, सी ऑप्शन है ओठ, डी ऑप्शन है यहाँ पे दंत। तो यहाँ पे जब हम प का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा ओठ होगा वो एक दूसरे से सटेगा, यानी ये कहाँ से निकलता है, ओठ से निकलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछा गया कि जो हिंदी में वर्ण है उनकी कुल संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है यहाँ पे 40, डी ऑप्शन है यहाँ पे 24। तो यहाँ पे देखिए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है और दूसरा क्या होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 44, यानी वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 44 होती है। ये परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो ये सभी प्रश्न काफी। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है गाय, तो गाय से देखिए पूरी गाय जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है नदी, तो यहाँ पे देखिए नदी जाति का ही पूरा बोध होता है, तो ये हो गया, ये भी हो गया जातिवाचक। यहाँ पे देखिए शहर, तो इससे पूरी शहर जाति का बोध हो जाता है, तो ये भी हो गया हम लोगों का जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे देखिए विवेकानंद, ये क्या है, एक नाम है और नाम किस में आता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विवेकानंद है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो संज्ञा होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के यहाँ पे कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये सबको पता होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है गुच्छा, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कक्षा। यहाँ
यहाँ पे बताना है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो तेल है वो एक द्रव्य है, यानी यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी तेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कल शाम 5 बजे हिंदी का हम पेपर लेके आएंगे जो 2020 में हुआ है पेपर, वो पेपर हम आपको हिंदी को दिखाएंगे। और आपको देखना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कैसा कैसा प्रश्न आता है व्याकरण से, और जो हिंदी का जो पार्ट है उसमें से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, जो पेपर आता है उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल शाम 5 बजे आप लोग लाइव बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे बताना है कि जो सर्वनाम होता है उसका कितना भेद होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सर्वनाम होता है उसका 6 भेद होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर, इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे बताना है कि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है किसने, तो इससे भी प्रश्न उठता है, यानी ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन है क्या, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का। सी ऑप्शन देखिए किसे, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है अभिनय, बी ऑप्शन है अभिनीति, यहाँ पे सी ऑप्शन है अभिनेत्री, डी ऑप्शन है अभिनव। तो यहाँ पे बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ पे अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, यहीं पे आपको प्रश्न याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या बोलते हैं, यानी जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है सर्वव्यापी, सी ऑप्शन है जिज्ञासु, डी ऑप्शन है हितैषी। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग सर्वव्यापी बोलते हैं, यानी जो सभी जगह उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है जानकार, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है सर्वज्ञानी, डी ऑप्शन है अग्रसोच। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे सर्वज्ञानी बोला जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञानी बोला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 14 नंबर, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। यहाँ पे पूछा गया कि जो सभापति है शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे लिखना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सभापत्नी, बी ऑप्शन है सभानेत्री, सी ऑप्शन है सभासद, डी ऑप्शन है सभाकारी। तो यहाँ पे बताना है कि सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यहाँ पे सभापत्नी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर, बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे बताना है कि जो बुढ़ापा शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे बताना है कि बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापे में ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, एक भाव को बताता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 16 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 4,
बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो विशेषण होता है उसके कितने भेद होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, इसके तो भेद 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 17 नंबर, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा भी पूछता है, आप लोग पेपर देखिएगा कल शाम 5 बजे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पूछता है व्याकरण से और हिंदी से कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, हाथ साफ करने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो ये सबको पता है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ये है चोरी करना। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, देखिए भय शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे बताना कि भय जो शब्द है उसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है निडर, बी ऑप्शन है बेखौफ, सी ऑप्शन है अभय, डी ऑप्शन है यहाँ पे डर। तो यहाँ पे देखिए जो भय शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो ये अभय होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घूस देना, बी ऑप्शन है समय देना, सी ऑप्शन है जान लेना, डी ऑप्शन है इज्जत जाना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बोलता है कि नाक कट गया, तो नाक कट गया इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यानी इज्जत जो है वो चला जाता है। नाक कटना यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इज्जत जाना। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न है यहाँ पे। अंतिम प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है मित्र बनकर हानि पहुंचाना, बी ऑप्शन है हाथ में सांप छुपाना, सी ऑप्शन है यहाँ पे हाथ और सांप का मित्रता, डी ऑप्शन है सांप काटना। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में ऐसे एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे पूछा गया कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी मित्र बनकर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मित्र बनकर हानि पहुंचाना, साथ में रहना लेकिन वहां पे हानि पहुंचाना। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यहाँ पे ये भी एक मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि अपना उल्लू मुहावरे, जो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गाली देना, बी ऑप्शन है अपना काम निकालना, सी ऑप्शन है उल्लू पालना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको सही लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। यहाँ पे देखिए एक और बात यहाँ पे बताना भूल रहे हैं, कल शाम 5 बजे हिंदी का जो 2020 में पेपर हुआ है उसका यहाँ पे उस क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे फुल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यहाँ पे उसमें 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न का जवाब देना होता है, तो उस 60 प्रश्न को हम आपको बताएंगे। और ये प्रश्न आपको देखने से ये पता चलेगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।